नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी यूपी 61 पर। मैं सत्यवंत एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने इस अगले एपिसोड में हम लोग अध्ययन करेंगे विषय हिंदी की। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। UPSSC जो कि PET का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर भी हिंदी के प्रश्न आएंगे। और यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, UPSI, ये जितनी भी उत्तर प्रदेश से आने वाली भर्तियां हैं, इन सभी भर्तियों में हिंदी से प्रश्न बनेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि जो हम यहाँ पर पढ़ें, जो अध्ययन करें, इससे बाहर एक भी प्रश्न न आए। और इतना हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कराएं। और कल हमने देखा था जो मैटर, बहुत अच्छे सपोर्ट आपके मिले, अच्छे अच्छे कमेंट मिले, जिससे कि अगर कहें तो हम एकदम विभोर हो गए भाई साहब। और शुरू करते हैं UP 61 स्टडी। UP 61 पर आपको पर डे कुछ न कुछ ऐसा मैटर दिया जाएगा जो आपकी परीक्षा में सहायक होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। भाषा जो हमारी हिंदी है, हिंदी अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है हिंदी। हमने क्या लिखा? एक शब्द लिखा है ना। क्या लिखा भैया? एक शब्द लिखा है ना। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा कि जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो है एक शब्द है, तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो शब्द है, बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें यहीं पर रहते हैं। तो हिंदी देखिएगा, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के भैया? किस भाषा के? फारसी भाषा के शब्द हैं। अगर हम हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में हम अध्ययन करेंगे फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा में हिंदी क्यों कहा गया, हिंदू क्यों कहा गया, हिंदुस्तान क्यों कहा गया। तो इतना हम जानते हैं कि जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है भैया? फारसी भाषा का शब्द है। और देखें तो जो फारसी भाषा है ये ईरान देश के लोग बोलते हैं। किस देश के लोग भैया? ईरान देश के लोग बोलते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, हिंदी शब्द या हिंदू शब्द या हिंदुस्तान शब्द, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किस देश के लोगों के द्वारा दिया गया है या किसकी देन है? तो ईरान के लोगों के द्वारा दिया गया है। किस देश के लोगों के द्वारा? ईरान देश के लोगों के द्वारा। ईरान देश के लोगों के द्वारा दिया गया है, अर्थात ईरानियों के द्वारा दिया गया। हिंदी शब्द किसके द्वारा दिया गया भैया? ईरानियों के द्वारा दिया गया है। इसके बाद एक और आपका प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बनता है आपका कि हिंदी शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। हिंदी शब्द का उल्लेख हिंदी शब्द का उल्लेख सबसे पहले, सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है भैया? हिंदी शब्द का सबसे पहले उल्लेख जैद अवेस्ता, एक ग्रंथ है। जैद अवेस्ता एक पारसी धर्म का ग्रंथ है। पारसी धर्म का, पारसियन धर्म का मुख्य ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ महाभारत, मुस्लिम धर्म का अगर देखें तो कुरान, ईसाई धर्म का बाइबिल, इसी प्रकार से पारसी धर्म का, पारसियन धर्म का मुख्य ग्रंथ जैद अवेस्ता है। और इसी जैद अवेस्ता में हिंदी शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। ठीक है, हिंदी शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है भैया? किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैद अवेस्ता में मिलता है। जैद अवेस्ता किस धर्म का मुख्य ग्रंथ है? तो पारसियन धर्म का मुख्य ग्रंथ है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द किस देश के लोगों के द्वारा दिया गया है? तो ईरान देश के लोगों के द्वारा दिया गया है। अब तो शब्द के ऊपर हमारी चर्चा रही। अब आते हैं हिंदी के विषय पर। तो हम बात करते हैं भाई, तो हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? तो पहला उत्तर हमारा आता है कि भाई हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है सर? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक लैंग्वेज है। हिंदी एक क्या है?
लैंग्वेज अर्थात हिंदी एक भाषा है, और भाषा के साथ साथ अगर हम देखें, इसका अध्ययन करें, तो हिंदी जो है भाषा के साथ साथ एक विषय है। क्या है भैया? एक विषय भी है। अगर हम देखें तो भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों को जिस माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। आगे अध्ययन करेंगे इसके बारे में। और अगर देखें तो भाई विषय किसे कहते हैं? विषय भाई, अगर हिंदी एक भाषा के साथ साथ विषय है, तो विषय कहते किसे हैं? विषय होता क्या है? तो विषय में अगर हम देखें तो कोई भी विषय होगा भैया, उसका कुछ न कुछ इतिहास होगा। क्या होगा? इतिहास होगा। इतिहास होगा। इसके साथ साथ उस विषय में कुछ घटनाएं होंगी जिसका कुछ अध्यायों में उसका वर्णन किया गया होगा, अर्थात विषय के अंदर कुछ अध्याय होंगे। क्या होंगे भाई? अध्याय होंगे। और इस अध्याय में कुछ कहानियाँ, कुछ विषय वस्तु, नाटक, व्याकरण, जो कुछ भी हो सकता है, इस विषय में लिखा गया होगा और इस अध्याय में लिखा गया होगा। और इस अध्याय के अंत में इसी से जुड़े हुए जो अंदर विषय वस्तु दिए गए हैं, इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात हम देखें तो भाई हिंदी एक विषय है, इसका एक इतिहास है। जैसे हम देखें तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो संस्कृत के बाद आई पाली के बाद आई प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश के बाद आई सौरसेनी अपभ्रंश से आपके हिंदी का विकास होता है। अर्थात हिंदी का एक अपना इतिहास है। इतिहास को हम किसी और एपिसोड में देख लेंगे। इसके बाद अगर देखें तो इसमें कुछ अध्याय दिए गए हैं। अध्याय कैसे हैं भाई? तो देखें तो इसका एक व्याकरण है। क्या है भाई? हिंदी का अपना एक व्याकरण है कि नहीं? व्याकरण में अगर हम देखें तो यहाँ से वर्ण, वर्णमाला, इसके बाद संधि, समास, अलंकार, ये सभी क्या है? एक अध्याय हैं और इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और देखें तो साहित्य भी है हिंदी का, और हिंदी साहित्य में कवियों की रचनाएं, फिर इसके बाद हिंदी विभाजन काल, वो सब का अध्ययन करेंगे हम, और उससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अर्थात हिंदी एक भाषा के साथ साथ विषय भी है। तो हमें भाषा का भी अध्ययन करना है और विषय का भी अध्ययन करना है। और आते हैं हम अपने मुख्य पॉइंट भाषा पर। हिंदी क्या है भाई? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा। ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज इज कॉल्ड लैंग्वेज। विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। जैसे विचारों को जिस माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं, विचारों को, अपने विचारों को, किसके विचारों को? अपने, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। साधारण सी बात जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप घर पर बैठ कर के सुन रहे हैं, अर्थात आप हमारे विचारों को समझ रहे होंगे कुछ, कि हम कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं। और यही क्या है भाई? हम कुछ न कुछ बोल रहे हैं, यही भाषा है। और अगर आप बोल रहे होंगे तो आपके पास पड़ोसी सुनेंगे, जो आपके पड़ोस में बैठा व्यक्ति वो सुन रहा होगा। यही हमारी क्या है भाई? भाषा है। अर्थात जिस माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या जिस माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं, वही क्या है? भाषा है। और देखें तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, हर चीज़ का प्रकार होता है भैया, तो भाषा का भी प्रकार होगा। अगर देखें तो व्यक्ति भी कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से भाषा भी कई प्रकार की है। और देखें तो यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है। अगर देखें मुख्य प्रश्न बनता है, भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? एक पूछता है भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के कुल कितने प्रकार हैं? तो अगर हम यहाँ से देखें भाई, भाषा के कुल कितने प्रकार हैं, तो भाषा के कुल 3 प्रकार हैं। भाषा के कुल 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला मौखिक भाषा,
कौन सी भैया? मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। दूसरी आपकी है लिखित भाषा। कौन सी भाषा भाई? लिखित भाषा। और जो तीसरी भाषा है, तीसरा भाषा का प्रकार है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा भाई? सांकेतिक भाषा। ठीक है भैया, ठीक है ना? मज़ा आ रहा है? चलिए ठीक है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के कुल 3 प्रकार हैं। और भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं भाई? तो भाषा के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से भैया? तो भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार। पहला मौखिक भाषा। कौन सी भाषा भाई? मौखिक भाषा। और जो दूसरी भाषा है, भाषा का जो दूसरा रूप है, भाषा का जो दूसरा प्रकार है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं भाई? लिखित भाषा। क्या कहते हैं भैया? लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का मतलब क्या है? कि वह भाषा जो मुख से बोली जाए, मुख से बोलने पर हम अगर विचारों को समझ जा रहे हैं तो कौन सी भाषा है भैया? मौखिक भाषा। लिखित भाषा का मतलब हमने बोर्ड पर बहुत सारे शब्द वाक्य लिखे हैं, इसको आप पढ़ रहे होंगे। अपने से भी कुछ लिख करके, लव लेटर तो जानते ही हैं ना जो चलता है, वो क्या है भैया? लिखित है। जो हम बाबू सोना करके बात करते हैं वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? मौखिक भाषा में करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने पॉइंट पे। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, मुख के द्वारा बोल करके हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कौन सी भाषा भैया? मौखिक भाषा। लिख करके अगर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। और ये जो तीसरा अन्य प्रकार है सांकेतिक भाषा, जिसे हम एक भाषा का अन्य रूप कहते हैं। भाषा का तीसरा अन्य रूप क्या है? सांकेतिक भाषा। जैसे अगर देखें भाई साहब, तो अगर कहीं जाएंगे हम, स्टेशनों पर अनाउंस होता है कि धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है, धूम्रपान करना मना है, तो हम जानते हैं भैया कि यहाँ पर धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, ये सब हमें नहीं पीना है, यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो हम वहाँ पर नहीं पीते हैं। अर्थात हम उसके विचारों को समझ जाते हैं। ये मौखिक भाषा हो गई आपकी। इसके बाद कहीं लिखा होता है धूम्रपान निषेध, कहीं डायरेक्ट लिख दिया गया होता है धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध, अर्थात यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। तो हम जान जाते हैं भैया ये लिखा गया है ना, लिखित भाषा है ना, तो बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है ना। तो कौन सी भाषा है? केवल लिखी गई है। तो लिखी गई है तो हम पढ़ करके समझ जाते हैं कि धूम्रपान निषेध, अर्थात यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, हम धूम्रपान नहीं करते हैं। और कहीं आप देखेंगे कि कुछ सिंबल बने होते हैं, जैसे इस प्रकार से बॉक्स बना होगा, इसमें सिगरेट बनी होगी। क्या बनी होगी भैया? एक सिगरेट बनी होगी और इसमें से धुआं निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा? धुआं निकल रहा होगा। और इसी को यहाँ से क्रॉस कर दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर सिगरेट बिना क्या भैया? धूम्रपान करना मना है। हम देख करके समझ जाते हैं ये ना तो कुछ हमें बोल रहा है, अर्थात मौखिक भाषा तो वही नहीं बोल रहा है, तो ना तो कुछ लिखा गया है, कोई अक्षर है क्या? नहीं लिखा गया है, तो न तो कुछ लिखा गया है। तो भैया ये क्या है? एक चिन्ह बना दिया गया है ना सिगरेट का, और इसको क्रॉस कर दिया गया, काट दिया गया, तो हम जान गए कि यहाँ पर हमें धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान नहीं करना है यहाँ पे। और कहीं आप देखेंगे प्लस धन का चिन्ह बना है, तो हम जान जाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा भैया? हॉस्पिटल होगा ना। तो ये क्या है? ना तो कुछ बोल रहा है, ना ही कुछ लिखा गया है, एक चिन्ह बना दिया गया है, तो हम क्या जान जाते हैं भैया कि यहाँ पर हॉस्पिटल है। ये संकेत ही तो है। अर्थात भाषा का तीसरा अन्य रूप क्या होता है भैया? सांकेतिक भाषा। अर्थात भाषा के कुल कितने प्रकार हैं? तो भाषा के 3 प्रकार हैं। भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, या भाषा के मुख्य रूप, भाषा कितने रूप, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? तो 2 रूप हैं मुख्य रूप से। ये पूछता है व्याकरण में कितनी भाषाओं को, किन किन भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा को मान्यता दी गई, सांकेतिक भाषा को व्याकरण में महत्व नहीं दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखें तो एक प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भाषा का किस रूप में प्रयोग हुआ? पहला प्रश्न आपका बन जाता है एक, सर्वप्रथम भाषा का
किस रूप में प्रयोग हुआ। देखिए यहाँ से प्रश्न ही आपके निकल रहे हैं, केवल प्रश्न और ये परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। देखें तो सर्वप्रथम भाषा का किस रूप में प्रयोग किया गया या प्रयोग हुआ, तो अगर हम देखें तो जब सृष्टि की रचना हुई तो उस समय अगर जो व्यक्ति होंगे वो क्या किए होंगे, पहले कुछ बोले होंगे, लिखे होंगे, फिर इसके बाद कुछ इशारे किए होंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो हम अगर देखें तो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो पहले लिखा नहीं जाता था। एक गुरुजी होते थे, उनके चारों तरफ 8-10 शिष्य होते थे जो गुरुजी कहते थे, शिष्य उनकी बातों को सुन करके उसी को याद करते थे। फिर इसके बाद तब धीरे धीरे पेड़ों की छालों पर, पौधों की पत्तियों पर लिखने का काम शुरू हुआ। अर्थात सबसे पहले किस रूप में भाषा का प्रयोग हुआ भैया, तो किस रूप में हुआ भाई, मौखिक रूप में। किस रूप में, मौखिक रूप में। सर्वप्रथम भाषा का किस रूप में प्रयोग हुआ, मौखिक रूप में प्रयोग हुआ। ठीक है, इसके बाद भाषा हम जो बोल रहे हैं ये तो मौखिक भाषा हो गई, और जो लिख रहे हैं ये लिखित भाषा हो गई। इशारों में जो हम बात कर रहे हैं, चिन्हों के द्वारा जो बात कर रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं, ये कौन सी भाषा हो गई भैया, हमारी सांकेतिक भाषा हो गई। कौन सी भाषा हो गई, सांकेतिक भाषा हो गई। इसके बाद यहाँ से देखें अगर तो भाषा क्या है, तो भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। और देख लिया जाए आगे की चीज़ें अगर हम पढ़ें तो इसके बाद आता है ध्वनि। क्या आता है भैया, ध्वनि। ध्वनि से पहले एक आता है स्वनिम। देखिएगा यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं ध्वनि, स्वनिम, स्वनिम के बाद आता है ध्वनि, ध्वनि के बाद आता है वर्ण, वर्ण के बाद आता है अक्षर, अक्षर के बाद आता है शब्द, और शब्द के बाद आता है वाक्य, शब्द के बाद आता है उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद आता है वाक्य। ये इस प्रकार से हैं आपके। अगर हमसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, फिर स्वनिम से बड़ा ध्वनि, ध्वनि से बड़ा वर्ण, वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द होता है, शब्द से बड़ा उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ा क्या होता है भैया, वाक्य होता है। जैसे अगर देखें तो स्वनिम क्या है, तो मुख को एक बार खोलने और बंद करने में जो वायु निकलती है उसी को स्वनिम कहा जाता है। क्या भैया, मुख को जब हम एक बार खोलते हैं और बंद करते हैं उस दौरान जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्वनिम कहते हैं। और कई बार जब हम क्रिया करते हैं तो कुछ ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है, ध्वनि बनती है। अब उस ध्वनि को एक चिन्ह संकेत दे दिया जाता है। देखें तो वर्ण किसे कहते हैं भाई, ध्वनि हम मुख द्वारा उच्चरित होती है। ध्वनि कहाँ से उच्चरित होती है भैया, मुख द्वारा, अर्थात मौखिक भाषा है। स्वनिम क्या है, मौखिक भाषा है। इसके बाद वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं भैया, कुछ भी हम बोल रहे हैं, जैसे का, ख, ग, घ बोलते हैं तो हमें पता है कि क कैसा होता है। अगर देखें तो हम क को अंग्रेजी में के से लिखते हैं और हिंदी में क इस प्रकार से बनाते हैं, और कहीं कहीं के को सी से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं क्यू से भी लिखा जाता है। अर्थात देखें भैया तो एक क्या है, एक चिन्ह है। क्या है, एक चिन्ह है। अर्थात हम क बोल रहे हैं तो क बोलते हैं तो हमारे दिमाग में चिन्ह आ जाता है इस प्रकार का। अर्थात ये क्या है, जो हम बोले उसको एक चिन्ह दे दिया गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात ध्वनि को जिस चिन्ह या संकेत के रूप में लिखा जाता है, ध्वनि को जिस चिन्ह या संकेत के रूप में लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं भैया, वर्ण या अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर हम देखें तो वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, तो लिखित भाषा की वह इकाई जिससे विभाजित नहीं किया जा सकता। लिखित भाषा की वह इकाई जिसे
विभाजित नहीं किया जा सकता। लिखित भाषा की वह इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है भैया? वर्ण कहलाती है। अर्थात अगर हम देखें तो वह भाषा की वह इकाई जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम लिखे हैं, मान लेते हैं गमला लिखें भैया, क्या लिखे हैं? गमला। अगर हम इसके वर्णों को अलग अलग करें, क्या करें भैया? वर्णों को अलग अलग करें तो लिख सकते हैं ग धन अ धन म धन अ धन ल धन आ। यहाँ पर देखें तो ग अ म अ ल आ। अब इसको क्या और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अ को छोटा कर सकते हैं, म को छोटा कर सकते हैं, क्या? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या हुआ? ग क्या हुआ भाई? इसको हम अब विभाजित नहीं कर सकते, लिखा भी गया है तो लिखित भाषा है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? तो वर्ण कहेंगे। लिखित भाषा की वो इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहते हैं भैया? वर्ण कहते हैं। तो अगर पूछता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सुन लीजिएगा, सुनने के बाद लिख सकते हैं आप। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, और आपका ऑप्शन दे दिया है ध्वनि, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दे दिया है वर्ण, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी अक्षर। क्या भाई? अक्षर। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये आपका प्रश्न है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो अगर देखें तो जो वर्ण है अविभाज्य इकाई है, जबकि अक्षर विभाज्य इकाई है। वर्ण को हम विभाजित नहीं कर सकते, जबकि हम अक्षर को विभाजित कर सकते हैं। अक्षर को और छोटा किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ण क्या है? अविभाज्य इकाई है। कैसी इकाई है भैया? अविभाज्य इकाई भाई साहब। और अक्षर क्या है? विभाज्य इकाई। अर्थात अक्षर को विभाजित किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। इस वजह से देखें लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। अक्षर किसे कहते हैं? अमात्रिक वर्णों को। अमात्रिक वर्णों को क्या कहते हैं भैया? अक्षर कहते हैं। अमात्रिक वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अर्थात वे वर्ण जो स्वरों से बोले जाएं, पूर्ण रूप से हों। जैसे अगर हम यहीं पर इसी उदाहरण को देख लेते हैं, गमला लिखा गया है। क्या लिखा गया भैया? गमला। ठीक है, गमला को अगर देखें तो ग धन म धन ल ला लिख सकते हैं। ग धन म धन ला, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ग है, ग को अगर हम देखें तो ग को विभाजित कर सकते हैं, ग धन अ। अगर यहाँ पर देखें तो ग, और इस ग को हम विभाजित कर सकते हैं क्या? नहीं ना, इसको नहीं विभाजित कर सकते ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इस ग को हमने विभाजित कर दिया, अर्थात ए ग क्या है? ए ग हमारा अक्षर कहलाएगा। और अगर हम देखें भैया तो वर्ण क्या है? अविभाज्य इकाई है। वर्ण को अब छोटा नहीं किया जा सकता, अक्षर को छोटा किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ से अगर हम देखें लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई भाई वर्ण। अगर वर्ण ऑप्शन में ना हो, वर्ण ऑप्शन में ना हो, मान लेते हैं दे दिया है वाक्य, तब हम कहाँ पर पहुँचेंगे भाई? अक्षर के पास पहुँचेंगे। अगर आपके ऑप्शन में वर्ण नहीं दिया है भाषा की छोटी इकाई में, तो कहाँ पहुँचेंगे? अक्षर पर पहुँचेंगे। अगर यही केवल दे दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और आपका ऑप्शन है भाई साहब ध्वनि, वाक्य, शब्द, अक्षर, तो कहाँ जाएंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि पर जाएंगे। प्रश्न को सुनते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ऑप्शन में ध्वनि, वाक्य, शब्द और अक्षर है,
लेकिन अगर यही ऑप्शन हम बदल दें, थोड़ा सा देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे ऑप्शन में ध्वनि, वाक्य, शब्द, अक्षर इस प्रकार से हो, या यहाँ पर वर्ण भी हो, मान लेते हैं वर्ण भी हो, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। क्योंकि ध्वनि को हम जिस संकेत में लिखते हैं वो संकेत क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अर्थात तो जो ध्वनि है वर्ण से पहले आती है। ध्वनि कब आती है भैया? वर्ण से पहले। तो ध्वनि छोटी है वर्ण की अपेक्षा। भाषा की सबसे छोटी इकाई भैया ध्वनि। अगर हम ऑप्शन को बदल दें, ऑप्शन को बदल करके यहाँ पर कर दें स्वनिम, क्या कर दें भाई? स्वनिम। क्या कर दें? स्वनिम कर दें। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी कि वर्ण होगी कि स्वनिम होगी कि अक्षर होगी? क्या होगी भैया? स्वनिम होगी। क्या होगी? स्वनिम होगी। अगर हमसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो यहाँ पर हमने एक क्रम लिख रखा है पहले से ही, इस क्रम को आप याद रख सकते हैं। स्वनिम, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। इससे बड़ी इकाई क्या है भैया? स्वनिम से बड़ी ध्वनि, ध्वनि से बड़ा वर्ण, वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य। हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेंटेंस ले सकते हैं, एक वाक्य ले सकते हैं। जैसे स्टडी यूपी 61 प्रतिदिन बेहतर करने की कोशिश में या कोशिश कर रहा है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकें, अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकें। अब हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया भाई, इसका मतलब आप कहेंगे कि ये क्या हम लिखे हैं भैया? क्या स्वनिम है, ध्वनि लिखे हैं कि वर्ण लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, या वाक्य लिखे हैं कि उपवाक्य लिखे हैं? क्या लिखे हैं? तो आप कहेंगे कि ये क्या है? एक वाक्य है। क्या है? वाक्य है भैया। ये क्या है? पूरा एक, ये पूरा क्या है? एक वाक्य है। ये क्या है? एक वाक्य है कहेंगे हम, ठीक है ना। अर्थात हम जानते हैं एक यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? प्रश्न बनेगा आपका, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? प्रश्न देखिएगा, उन प्रश्नों को भूल जाइए आप, इन प्रश्नों को नोट कर लिए होंगे। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? अगर हमसे प्रश्न पूछता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है भैया? हम वाक्य कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? जिससे मतलब शब्दों का वह मेल, जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले, जो सार्थक हो। अर्थात भाषा की सार्थक इकाई क्या है भैया? वाक्य। अगर हम इसको पढ़ें तो एक कंप्लीट, एक पूर्ण अर्थ निकलेगा, जो कि हमें पूरा बता देगा कि हाँ इसके बारे में, किसके बारे में कहा गया, क्या कहा गया है, कौन सी बात कही गई है। अर्थात ये क्या है भैया? एक वाक्य है, और इस वाक्य के माध्यम से हम पूरे भावनाओं को, पूरे विचारों को समझ जा रहे हैं। भावनाओं विचारों को समझने का माध्यम भाषा कहलाती है। और किसके माध्यम से पूरा बात समझ जा रहे हैं भैया? वाक्य के माध्यम से। तो भाषा की इकाई क्या हुई? भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई क्या भैया? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। अगर इसी को हम यहाँ से कर दें, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करें। अगर हम इसको अलग कर दें, जिससे
प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके। स्टडी यूपी 61 प्रतिदिन बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। किसके बारे में कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है? कुछ अर्थ मिल रहा है? पूरा अर्थ मिल रहा है भैया। अगर हम यहाँ से पढ़ें, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए जा सकें, किससे अच्छे अंक हासिल करेंगे भैया? कुछ अर्थ मिल रहा है? वास्तविक अर्थ मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जो आधा अधूरा अर्थ बताए, जो वाक्य का वह भाग जो आधा अधूरा अर्थ बताए, उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं भैया। इसके बाद अगर हम इसको और छोटा कर दें, जैसे हम यहाँ पर एक लिखे हैं स्टडी, क्या लिखे हैं भैया? स्टडी को ले लें तो स्टडी क्या है? एक शब्द है। स्टडी क्या है? एक शब्द है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई। भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई क्या है? भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई अगर पूछे, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई इधर लिख लेते हैं। भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई अगर पूछे भाई भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई क्या है, तब हम कहाँ आएंगे? देखेंगे स्टडी का भी कुछ अर्थ होता है। यूपी 61 इसका भी कुछ अर्थ है। ये भी एक शब्द है, इसका भी कुछ अर्थ है। प्रतिदिन का, बेहतर का कुछ अर्थ है। मतलब ये छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है ना। तो ये क्या है भैया? शब्द हैं। और भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द को कहते हैं। अगर प्रश्न बन जाए भाषा की सार्थक इकाई, तो भाषा की सार्थक इकाई भैया वाक्य। भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई या भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिससे हमें कुछ न कुछ अर्थ स्पष्ट हो जाए, या सीधा सीधा पूछ ले भाषा की न्यूनतम या भाषा की छोटी से छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो भैया क्या है भाई? शब्द है। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका शब्द होगा। इसके बाद हम आएंगे, कल पढ़ेंगे अगले एपिसोड में वर्णमाला के बारे में। यहाँ से वर्ड को आप समझे होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। जब मुख को खोला जाए और बंद किया जाए तो उसके बीच जो हवा निकलती है मुख से, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वनिम। कई स्वनिम मिल करके ध्वनि का निर्माण करते हैं। यहीं से प्रश्न एक बनेगा, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई। भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई तो भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई भी स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तभी भी स्वनिम, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई पूछे तभी भी स्वनिम। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो स्वनिम, अगर भाषा विज्ञान आप पढ़ेंगे, शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, वहाँ पर अगर सीटेट का पढ़ना होगा सिलेबस आपको, तो वहाँ पर आपका प्रश्न बनता है स्वनिम के बाद रूपिम आता है, रूपिम से अर्थिम बनता है। इस प्रकार से वहाँ पर भाषा विज्ञान में आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर केवल भाषा की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, भाषा विज्ञान की भी सबसे छोटी इकाई स्वनिम। अगर स्वनिम ना हो तब भाषा की छोटी इकाई क्या भैया? ध्वनि। अगर ध्वनि ना हो ऑप्शन में तो भाषा की छोटी इकाई क्या? वर्ण। लेकिन अगर लिखित भाषा की छोटी इकाई पूछ दे तब लिखित भाषा की छोटी इकाई क्या भैया? सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई वर्ण होगी। अगर वर्ण ऑप्शन में ना हो तो भाषा की छोटी इकाई क्या? अक्षर। इसके बाद भाषा की न्यूनतम छोटी से छोटी सार्थक इकाई, भाषा की छोटी से छोटी न्यूनतम सार्थक इकाई क्या है भैया? शब्द है। इसके बाद भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की वह इकाई जिससे हम पूरे भावों को समझ जाएं, उसको हम क्या कहेंगे भैया? वाक्य कहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास अच्छा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम लोग वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न देखें आप, तो भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हमने प्रयास किया रखने का। तो आज के बाद कल मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।